कोड अंकित साहू, राधे राधे भाई, राधे राधे। दिव्य प्रकाश करेंगे गुड इवनिंग। आकाश, अंकित, मुशरत खातून, सबको बहुत बहुत नमस्कार। एक बार आप बता दो कि ऑडियो वीडियो सही है। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए। आकाश कुमार, ब्रजेश, देव कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग। राहुल, आदित्य, दिव्या, पीयूष, प्रदुम कुमार, देव, दुर्गेश, दिनेश, शिव, अंकित, आकाश, सबको नमस्कार नमस्कार। राजन सिंह, दिनेश, सही चल रहा है माहौल? ये बच्चा कह रहा है वॉइस क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया। आज का हम रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। तो आज हम बेटा क्लास में ऑप्टिक्स शुरू करने वाले हैं। और मैंने जो आपको पहले पढ़ाया है पूरा मैकेनिक्स खत्म किया हमने, जो हमारे काम का था। हालांकि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है मैंने कोशिश की है कि अब थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश की है, ताकि आप रेलवे के भी अगर पेपर दो तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिले। तो एक ओवरऑल कई सारे एग्जाम को ध्यान में रख के हमने पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का नहीं होगा भाई, एयरफोर्स वाई ग्रुप का तो हो जाएगा। एक्स ग्रुप में तो पूरा 12th क्लास की फिजिक्स आती है ना। सब सही है, तबीयत अब ठीक है, एकदम बढ़िया है। आज हम क्लास में शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ये नहीं पढ़ाया ना मैंने आपकी क्लास में? एक बार बताना मुझे। जहां तक मुझे याद आ रहा है आपकी क्लास में मैंने अभी केवल मैकेनिक्स वाला पार्ट ही पढ़ाया है। ऑप्टिक्स प्रकाश की पढ़ेंगे, आसान चैप्टर है ये। ऑप्टिक्स, ठीक है। देखो ए न्यू चैप्टर, हाँ बिल्कुल, जो जिसने पहले का नहीं पढ़ा है। ऐप कब तक सही होगा भाई पता नहीं, काम चल रहा है अभी तो। एक बच्चे कह रहे थे हमारे बिहार का सीएम पगला गया है, 35% दिया और लड़कों का 26। पता नहीं भाई, देखो हर एक स्टेट की पॉलिसी होती है कि थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जाए। मान लो कि घर वालों को पता होगा कि भाई लड़कियों को 35% सीटें लड़कियों के लिए फिक्स है कि उन्हें मिलनी ही मिलनी है, तो लड़कियों की तैयारी कराने के लिए भी मोटिवेट होंगे घर वाले, वो इसलिए किया गया है। बाकी जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते उसमें डिस्कशन करके या उसमें घंटों दोस्तों से बात करके कोई फायदा नहीं है ना। चलो अब हम कमेंटबाजी कम से कम करेंगे। अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। बेटा देखो, ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन करना। तो लाइट से जुड़ी हुई जितनी बातें होंगी वो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा। तो यहां पे हम करेंगे प्रकाश का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन, ठीक है। यानी लाइट से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ मोहम्मद कुशल, 12th की काफी है अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना, जैसे लाइट में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन परावर्तन। तो लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना हो, क्या रिफ्रैक्शन अपवर्तन पढ़ना हो, चाहे पूर्णांतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना हो, स्कैटरिंग प्रकीर्णन पढ़ना हो, तो लाइट से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो लाइट को हम स्टडी करेंगे कि लाइट के रिफ्लेक्शन परावर्तन का मतलब क्या है, अपवर्तन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। जितनी बातें होंगी वो सब इस चैप्टर में आएंगी। और फिर हम बाद में लेंस एंड मिरर भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिक्स जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन आसान है, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो चीजें आपको बताई जाएंगी अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियरली चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप समझने की कोशिश करो समझ में ना आए, ऐसा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स में। एक बेटा हम लिखेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। एक लिखेंगे हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, अप्रदीप्त वस्तुएं। बेटा ऑप्टिक्स में प्रकाश के चैप्टर में इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी जो वस्तु है उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दो कैटेगरी में, एक होगी या तो उसे हम कहेंगे लुमिनियस या हम उसे कहेंगे नॉन लुमिनियस। अब आप कहेंगे सर
प्रदीप्त किसे कहेंगे, लुमिनियस कौन सी होगी और नॉन लुमिनियस कौन सी होंगी। तो बड़ी आसान डेफिनेशन है, एग्जाम्पल इसके काफी काम के हैं। बेटा लुमिनियस ऑब्जेक्ट हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास खुद का प्रकाश हो, विच हैव दियर ओन लाइट, यानी वो वस्तुएं जो खुद से अपने अंदर से प्रकाश फेंकती हो। जैसे कि सूर्य, भाई सन से लाइट निकल रही है तो सूर्य कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, लुमिनियस। सूर्य के अलावा जो बाकी और तारे हैं जो आपको रात को दिखते हैं वो भी अपने अंदर से प्रकाश फेंकते हैं, तो वो भी कैसे हो गए, लुमिनियस। तो जो अपने अंदर से प्रकाश निकालें, जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई कैंडल हो गई, लालटेन हो गई जलती हुई, तो हर वो चीज जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करे, जिसके पास खुद का प्रकाश हो, वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आएगा। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में लिखेंगे हम, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, थोड़ा इधर लिख कर देता हूं मैंने, थोड़ा साइड में, luminous objects are those which have their own light, हिंदी में लिखेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। तो बेटा जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है वो हमारे कहलाते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल में लिखेंगे इसके हम, जैसे कि सूर्य, सन, सूर्य के अलावा जो अन्य तारे हैं, अदर स्टार्स। बेटा देखो सूर्य भी तारा ही है, लेकिन सूर्य हमारे नजदीक का तारा इसलिए बड़ा दिखता है, बाकी तारे दूर इसलिए छोटे दिखते हैं। तो सूर्य भी एक तारा ही है। तो सूर्य के अलावा जो बाकी तारे हैं जो दूर हैं, वो चाहे जलती हुई कैंडल हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, ये सब किस में आएंगे, आप कहेंगे सर ये सब आएंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट में, प्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल में। लेकिन बेटा हर एक वस्तु तो खुद से प्रकाश फेंकती नहीं है। अगर आपके घर में आप दीवारें देखो, बेड देखो, सोफा देखो, टंगे हुए कपड़े देखो, सड़क देखो, क्या खुद से प्रकाश इनके अंदर से निकलता है? नहीं। ये क्या करती हैं, हमारे घर की जो दीवारें हैं या हमारे घर का बेड या सोफा है, वो क्या करता है, उसके ऊपर जब सूर्य या बल्ब का प्रकाश टकराता है ना, ये उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट, परावर्तित करते हैं। तो दीवार पर लाइट टकराई, सूर्य का प्रकाश टकराया या बल्ब का प्रकाश टकराया, दीवार ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आंख में पहुंचेगी, तो इसकी वजह से मुझे दीवार दिखेगी। तो वो वस्तुएं जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करें, परावर्तित करें, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करने वाली वो कहलाएंगे हमारे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो अप्रदीप्त वस्तु वह है, वो होती हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करें। तो उसमें लिखेंगे हम, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज which reflect light coming from luminous objects, हिंदी में लिखेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं। तो क्या लिखा हमने कि अप्रदीप्त वस्तु वह है जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं। तो बेटा इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि वॉल्स, दीवारें, टेबल, चेयर, सोफा, ये सब किस में आएंगे, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में। अब मैं कुछ आपसे पूछूंगा एग्जांपल, उसके आपको आंसर देने हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे जो मून है, चांद, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि मून जो है उसे मुझे लुमिनियस ऑब्जेक्ट में लिखना चाहिए कि नॉन लुमिनियस में? चांद जो है वो प्रदीप्त में आएगा कि अप्रदीप्त वस्तुओं में आएगा, ये बताओ। चांद जो है वो लुमिनियस में आएगा कि नॉन लुमिनियस में, प्रदीप्त में कि अप्रदीप्त में? एक बच्चा कह रहा है कि एप्लीकेशन मस्त हो गया, डाउनलोड का ऑप्शन और ऐड करवा दें, हो जाएगा वो भी, उसमें थोड़ा सा समय शायद ज्यादा लगेगा, हो जाएगा वो भी। ओम प्रकाश, दिव्या, रितेश, सबका एकदम ठीक है, विशाल, मोनू,
अभिमन्यु। बेटा जो मून है ना, जो चांद है, आप सभी को पता है कि जो मून है इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। मून जो है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। मून कोई सूर्य थोड़ी ना है, तारा हो कि मून से प्रकाश निकल रहा हो ना। मून चांद क्या करता है, उसके ऊपर जो सूर्य का प्रकाश टकराता है ना, ये उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट परावर्तित करता है। लेकिन चांद का साइज बड़ा है तो ज्यादा प्रकाश को परावर्तित करेगा, ज्यादा प्रकाश मेरी आंख में आएगा, इसलिए मुझे चांद ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। तो चांद एक नॉन लुमिनस अप्रदीप्त वस्तु है। भाई चांद के ऊपर गड्ढे ही तो है, मिट्टी तो है, इंसान भी चांद के ऊपर उतर चुका है। तो जो चांद है वो गड्ढे मिट्टी वाली चीज है। तो चांद जो है वो किस में आएगा, नॉन लुमिनस में। तो जो मून है, चांद जो है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आएगा, याद रखना। ऐसे बेटा कोई भी प्लेनेट पेपर में पूछ ले आपसे, कोई भी ग्रह कि बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये सभी ग्रह जो हैं ये भी क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये भी किस में आएंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो वॉल्स, दीवारें, टेबल, चेयर, सोफा, बेड, मून, प्लैनेट्स एटसेट्रा, ये सब किस में आएंगे, इसी के अंदर। ठीक है। दूसरा, अगर आपसे कोई कहे कि भाई जो हमारे यहां उसे कहते हैं पट बीजना, कुछ जगह कहते हैं उसे जुगनू, तो जो जुगनू रात में नहीं चमकते, पट बीजने जो रात को, वो बेटा अपने अंदर से खुद से प्रकाश निकाल रहे हैं। तो जो फायर फ्लाई है जुगनू, वो आएगा लुमिनस ऑब्जेक्ट में। तो याद रखना कि जो जुगनू है वो किस में आता है, वो आता है लुमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वो वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश है, उनसे प्रकाश निकला, आपकी आंख में पहुंच गया, वो वस्तुएं आपको दिख रही हैं, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन वो वस्तुएं जो इनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, जो प्रकाश को परावर्तित करती हैं, वो नॉन लुमिनस में आएंगी। और कोई भी वस्तु अगर आपको देखनी है तो उस वस्तु से के ऊपर टकराने वाला प्रकाश आपकी आंख तक पहुंचना चाहिए, तभी कोई वस्तु दिखेगी आपको। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में जैसे कि ट्यूब है, ये आपको पता क्यों दिख रही है, इसके ऊपर जो लाइट प्रकाश टकरा रहा है ना, वो लाइट मेरी आंख तक, आपकी आंख तक पहुंच रही है, इसलिए आपको दिख रहा है। लेकिन अगर ये ट्यूब मुझे अब क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि इस पर टकराने वाली लाइट मेरी आंख तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है। तो लाइट जो है, प्रकाश जो है, ध्यान रखना कि अगर किसी वस्तु पर टकरा के लाइट मेरी आंख तक पहुंच गई तो वो वस्तु मुझे दिखने लगेगी। अगर किसी वस्तु से खुद से ही प्रकाश निकल के मेरी आंख में पहुंच जाए, वो तो खैर दिखेगी दिखेगी। तो प्रदीप्त वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश है, जो खुद से प्रकाश फेंक दें, लुमिनस है। जो खुद से प्रकाश ना फेंकती हो, जो कि लुमिनस प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हो, वो हमारी कौन सी कहलाएंगी, वो हमारी कहलाएंगी नॉन लुमिनस, जो रिफ्लेक्ट करे। यहां तक की बात समझ में आई सभी को? अरे वीडियो भाई, तुम कुछ थोड़े से मूर्ख बच्चे हो गए क्लास में। वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, हर 2 मिनट में तुम यार यही गाना गाते रहते हो क्लास में। टीचर मन से पूरे पढ़ा रहा है, फुल एनर्जी के साथ सोच के आया कि भाई पूरा एकदम मन से पढ़ाएंगे, तुम्हारी एक कहानी नहीं रुक रही, डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा। नहीं होगा डाउनलोड, लाइव चलेगी क्लास। देखनी हो ऐसे देखो, नहीं तो फिर अपना आराम से बाद में अपना डेटा खर्च करके देखो। ये डाउनलोड का गाना मत गाओ क्लास में। अब यहां देखना, यहां पे मैंने लिखा कि जो नॉन लुमिनस है, जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं, परावर्तित। ठीक है। अभी हम समझेंगे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो ये लाइट को जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो लाइट के रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या है, उस हम क्लास में समझेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट जब होती है तो किस नियमों का वो पालन करती है। ठीक है। तो लिखेंगे हम, मतलब पढ़ना वढ़ना है नहीं, क्लास में टाइम से आएंगे नहीं, चलती हुई क्लास में हर 2 मिनट के बाद एक नया आ जाएगा, जिसका जब मन करेगा क्लास में मेरा वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है। 4 बार बता ली यही बात, एक बार और बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 मिनट बाद दूसरा आ जाएगा कोई और। यहां पे लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब आप अपनी 10वीं क्लास में पहुंच जाओ, आप जब आपको बोर्ड के एग्जाम देने थे उस साल को याद करो। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर इग्नोर कीजिए, और इग्नोर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है उसने। अंकित साहू, इग्नोर तो आपको भी करना चाहिए, स्पेलिंग से नहीं लिख रहे हो। इग्नोर कर दिया भाई ने, इग्नोर की जगह। चलो कोई नहीं, भावनाएं समझ गए हम आपकी। भाषा का मतलब ये है कि अपने जो इमोशंस हैं, अभिव्यक्ति है, सामने वाले को बता देना, है ना। कोई बात नहीं। चलो बेटा 10th क्लास में
रिफ्लेक्शन परावर्तन जैसे हमें पढ़ना है, वो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टॉर्च जलाई, यहां से लाइट निकली और इस सरफेस पर लाइट टक्कर मारकर मेरी तरफ ही वापस आ जाए, तो जिस तरफ से लाइट चली अगर टकराकर उसी साइड वापस आ जाए तो इसे हम कहेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन होना, परावर्तन होना। जैसे बचपन में अगर आपने क्रिकेट खेला हो तो बॉल के हम है ना कैच की हम प्रैक्टिस करते थे। जैसे इंडियन टीम बड़े कैच छोड़ रही है, पहले टेस्ट मैच में 7 कैच छोड़ दिए उन्होंने, अभी इस वाले टेस्ट में भी 2-3 कैच छोड़ दिए। तो हम लोग क्या करते थे कि जब हम खुद खेलते थे बचपन में, तो हमारे घर के सामने एक मकान था जैन साहब का, उसमें ज्यादातर वो बाहर ही रहते थे, तो घर में ताला लगा रहता था। तो हम लोग करते क्या थे, बॉल लेते थे, दीवार पे फेंकते थे, बॉल टकरा के हमारे पास वापस आती थी, तो हम ऐसे कैच की प्रैक्टिस करते थे, जिसकी टीम इंडिया को बड़ी सख्त आवश्यकता है इस समय। ठीक है, अब जब हम बॉल फेंकते थे तो देखो बॉल करती क्या थी, बॉल गई दीवार पर टकरा के मेरे पास वापस आई, यानी बॉल क्या कर रही थी, रिफ्लेक्ट, परावर्तित। या बॉल आप ऐसे छोड़ दो, फर्श पर टप्पा खाएगी आपके पास वापस, तो बॉल का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो इसे बॉल टक्कर मार के वापस आ रही है, जैसे कि बॉल दीवार पर टकरा के उसी तरह वापस आ रही है, बॉल का रिफ्लेक्शन है। यही काम अगर लाइट कर दे तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे रिफ्लेक्शन को समझना है, परावर्तन को समझना है, कि लाइट किसी सरफेस पे गई, टकरा के वापस आ गई, तो जो सरफेस है जो मुझे लेना चाहिए वो कौन सा लूं, कि ताकि रिफ्लेक्शन को बड़े समझे हम। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन के लिए आप ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी सरफेस नहीं ले सकते। पारदर्शी के साथ दिक्कत क्या है कि आप लाइट छोड़ोगे तो लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर से गुजर जाएगी, तो हल्की फुल्की ही रिफ्लेक्ट होगी, सारी की सारी उसके अंदर से गुजर जाएगी। जैसे पानी ट्रांसपेरेंट, लाइट उसके अंदर गुजर जाती है, कांच ट्रांसपेरेंट, लाइट उसके अंदर से गुजर जाएगी। तो हम ट्रांसपेरेंट तो नहीं ले सकते। आप कहोगे सर एक काम करो तो फिर अपारदर्शी ले लो, ओपेक सरफेस ले लो। अच्छा, अपारदर्शी भी हर एक चीज नहीं ले सकते हम, जैसे दीवार भी नहीं ले सकते, दीवार पर लाइट जाएगी, टकराएगी के वापस तो आएगी, पर लाइट बहुत सारा पार्ट एब्जॉर्ब भी कर लेगी लाइट का। तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसा सरफेस हो कि लाइट टकराए और लगभग सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाए, ना तो उसके अंदर से गुजरे ना ही एब्जॉर्ब हो। तो उसके लिए मैं काम करेंगे, मिरर ले लेंगे। तो क्लास में हम बात करेंगे अभी प्लेन मिरर से, मैं समझाऊंगा आपको, शुरुआत करेंगे प्लेन मिरर से, बाकी अवतल उत्तल भी आएंगे आगे चल के। तो मैं एक प्लेन मिरर ले रहा हूं। देखो मिरर लेने से फायदा क्या होगा, एक समतल दर्पण है, तो बेटा मिरर जो होता है ना, इसका एक सरफेस जो होता है ना पॉलिश्ड होता है, उसको हम पॉलिश कर लेते हैं, किसकी, सिल्वर की। तो ये हमारा हो जाता है सिल्वर्ड सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस। बेटा यहां पे हम क्या करेंगे, सिल्वर की पॉलिशिंग कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर सिल्वर की पॉलिश करने से क्या फायदा होगा, आपने एक ट्रांसपेरेंट कांच की प्लेट ली, पीछे सिल्वर की पॉलिशिंग कर ली, तो सिल्वर की पॉलिश करने से एक तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, दूसरा फायदा ये हुआ कि जैसे लाइट इसके ऊपर जाकर टकराएगी ना, तो सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, सबसे अच्छा परावर्तक होता है, तो लाइट जो भी टकराएगी उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जब भी आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप किसी मिरर का, किसी दर्पण का एग्जाम्पल ले लो, प्लेन का, कनकेव का, कॉन्वेक्स का, हर मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आसानी से समझने के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अब बेटा मैं यहां से लाइट छोड़ूंगा, यहां से प्रकाश छोड़ूंगा, अब प्रकाश यहां से गया तो प्रकाश को मैं कैसे दिखाऊं, यहां देखना कि ये मेरे पास में, ये बेटा मैंने यहां से लाइट छोड़ी, ये लाइट गई यहां पर टकराई, और टकरा के जो लाइट गई ना उसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रे का यूज करते हैं। अगर मैं कभी आपसे कहूं कि प्रकाश इधर से इधर चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा और एक तीर का निशान बना दूंगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और तीर का निशान आपको ये बता रहा है कि प्रकाश की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब यहां देखना, ये बेटा जो मैंने प्रकाश छोड़ा, जो प्रकाश जाके मिरर पर टक्कर मारेगा, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। याद रखना, जब मैं आपसे आगे अभी क्वेश्चन पूछूंगा तो इंसिडेंट रे का मतलब होगा वो प्रकाश की किरण जो जाके टक्कर मारेगी, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। बेटा यहां पे लाइट टकराई और टकरा के यहां से आएगी वापस, ये जो लाइट टकरा के वापस आई, ये कौन सी रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित। तो आपतित किरण जो जाएगी, परावर्तित किरण जो टकरा के वापस आएगी। ठीक है, अच्छा जिस पॉइंट पे लाइट टकराएगी उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक। अब बेटा जिस पॉइंट पे लाइट टकरा रही है वहां पे मैं एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा खींच रहा हूं। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली, इसे डॉटेड बना लेता हूं। चलो, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को अगर आप बड़े ध्यान से देखें, जो डॉटेड है ये लाइन देखो दर्पण से कितने डिग्री का एंगल बना रही है। आप कहोगे सर ये लाइन जो है दर्पण से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो वो लाइन जो मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे हम कहते हैं नॉर्मल, उसे हम कहते हैं अभिलंब। ये अभिलंब है। अब बेटा देखना, ये जो इंसिडेंट रे है इसका आई उठाओ, तो इंसिडेंट रे आपतित किरण नॉर्मल से अभिलंब से जो एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे आई। याद रखना, ये जो आई एंगल है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है। ये आई जो एंगल है इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में नहीं है भाई। अगर ये एंगल आई है तो इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में तो 90 माइनस आई बचेगा भाई, टोटल होता है 90। अगर ये आई तो 90 माइनस आई आएगा। ये तो आई किस किस के बीच में एंगल है, ध्यान रखना, आई है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल। रिफ्लेक्टेड का आर उठाओ, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे आर। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, पेपर में आपसे कह देगा कि प्रकाश की किरण ने दर्पण से एंगल बनाया 20 डिग्री का, बच्चे उसे आई मान लेते हैं। भाई प्रकाश की किरण मिरर से जो एंगल बनाएगी वो थोड़ी ना आई है। आई तो क्या है, जो मिरर एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ में। तो अगर ये एंगल 20 डिग्री का है तो आई की वैल्यू तो एक्चुअल में 70 डिग्री की होगी। तो याद रखना इस बात का कि आई क्या है और आर क्या है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी चीज, इस आई और आर को हम कहते हैं क्या है, इनके यहां पे हम नाम लिख लेंगे। आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में से हम कहेंगे आपतन कोण। और आर क्या बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है, जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाए, याद रखना, नॉर्मल के साथ। अभी पीडीएफ से क्वेश्चन पूछूंगा तो हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए तुम्हारे, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान समझना। अब मुझे पता चल गया कि इंसिडेंट रे ने अभिलंब से एंगल बनाया आई, रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल से एंगल बनाया आर। ये बेटा जो इंसिडेंट रे मिरर के साथ में जो एंगल बनाती है ना, ये इंसिडेंट रे दर्पण के साथ में जो एंगल बनाती है, इस एंगल को हम कहते हैं जी। और जी का मतलब होता है यहां पे ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण। ये जी क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण। और रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर के साथ में जो एंगल बनाती है वो कौन सा एंगल होता है, ग्लांसिंग एंगल। तो अगर पेपर में कहे कि आपतित किरण ने दर्पण के साथ में एंगल बनाया, यानी कि वो जी है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ में एंगल बनाया, यानी कि वो आई है। ठीक है। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आप 1 से 3 सेकंड में आंसर देना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपतन कोण और छूते हुए कोण का योग कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये ग्लांसिंग एंगल, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, ये बताओ। डायग्राम से देख के बताना है 1 से 3 सेकंड में। मिस्टर प्रकाश ने सबसे पहला में आंसर दिया, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। मोनू, पीयूष, अंकित, संजना, मुकेश, बहुत बढ़िया। देखो अब आपको पता चल गया। अगर आपको पता ही ना होता कि ग्लांसिंग एंगल क्या होता, पेपर में से अटेम्प्ट भी ना कर पाते। अब कितना आसान लग रहा होगा आपको कि सर ये आई और जी का सम, ये नॉर्मल तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है मिरर से, यानी आई और जी का सम होगा 90 डिग्री। ऐसे आपसे बोल दूं कि आर और जी, परावर्तन कोण और छूते हुए कोण का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री। यानी आई प्लस जी तो भी 90 बनेगा और आर प्लस जी तो भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ग्लांसिंग एंगल सुना भी पहली बार होगा। तो ग्लांसिंग एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों का जो सम आता है वो आता है 90 डिग्री के बराबर। वरुण, ब्रजेश, विशाल, अंजलि, वर्मा, अंकित, काजल, नैन, सबका एकदम बढ़िया आंसर है। अब आते हैं हम लिखेंगे, हमने थोड़ा सा घटनाक्रम समझा। जब भी मैं प्लेन मिरर का क्वेश्चन पूछूंगा तो याद रखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण बनाना नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल आई, इधर नॉर्मल के साथ एंगल आर, ये होता है ग्लांसिंग एंगल। अब लिखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। ये पढ़ लो, फिर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे पीडीएफ से।
परावर्तन के नियम। बेटा देखो, रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का जो फर्स्ट लॉ है, जो पहला नियम है, वो निहायत ही आसान है। अच्छा, एक क्लास में बीमारी अभी खत्म नहीं हुई, मेरा नाम बोलो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम बोल दो, क्या मैं लाइव हूं, मेरे पिताजी मेरे साथ देख रहे हैं, उन्हें हेलो कर दो, हैं? ये अभी भी चल रही है। देखो, रिफ्लेक्शन का जो पहला नियम है वो क्या कहता है, यहां पे 3 लाइनें हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और नॉर्मल अभिलंब। ये बेटा तीनों लाइनें हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही तल में होती हैं। इसका मतलब समझना, ये रट्टा तो बहुत सारे बच्चों ने मारा होगा कि आपतित, परावर्तित और नॉर्मल एक ही प्लेन, एक ही तल में होते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है ये आपको समझना है। देखो, इसका मतलब ये है बेटा, अगर ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, अगर ये बोर्ड से चिपक के जा रही है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड से चिपक के ही जाएगी। अगर आपतित किरण बोर्ड से चिपक के जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड से चिपक के जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो जा रही है बोर्ड से चिपक के और रिफ्लेक्टेड रे बाहर आ गई। ये बेटा बोर्ड जो है ना, एक तल है, एक प्लेन है ये, तो यहां से इंसिडेंट रे ऐसे आई तो रिफ्लेक्टेड रे से बाहर नहीं निकलेगी ये। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब भी हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन समझ रहे हो? जैसे मान लो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एरिया दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। तो अगर मान लो कि जो इंसिडेंट रे वो अगर एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो ये एक्स वाई प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे जेड एक्सिस की तरफ को आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो लिखेंगे, फर्स्ट लॉ लिखेंगे रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in a same plane at point of incidence. Incident ray, comma normal and reflected ray all lie at in a same plane at point of incidence. यानी जिस पॉइंट पर आके रे टकरा रही है, इस पॉइंट पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो इन दोनों लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों, तीनों आपतन बिंदु पर, तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। सेकंड देखना बेटा, रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है, ये क्या कहता है, ये कहता है सेकंड लॉ कि जो आई और आर हैं इनकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, बराबर। यानी आई और जो आर है इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर आई का मान 12 डिग्री तो आर का भी 12 ही होगा। यानी लाइट इंसिडेंट रे नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से उसी एंगल पर जाएगी। अगर आई का मान 12.5 है तो आर भी 12.5 होगा। आई अगर 3.25 है तो आर भी 3.25 ही होगा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, सेकंड लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। बेटा आई किसके बराबर होता है, आर के। एंगल आई के जो वैल्यू है वो होती है एंगल आर के बराबर। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि
सर जब हम ट्रांसपेरेंट स्पेक्टिकल लगाते हैं और आई साइट वाले स्पेक्टिकल लगाते हैं तो फोन या लैपटॉप की स्क्रीन उसके ग्लास पर शो क्यों होती है और रिफ्लेक्शन है? ये बच्चे कह रहे हैं सर बल्ब तो हर दिशा में लाइट आपतित करता है, अगर लाइट एंगल बनाती है तो हमको हर वस्तु कैसे दिखाई देती है? अरे भाई कोई लाइट से एक रे थोड़े निकलती है, एक ही पॉइंट से, जैसे हमने तो बोल दिया कि लाइट निकली, यहाँ पे एक रे गई टकरा के वापस आई, बहुत सारी रेज निकलती हैं, तो जो रेज हमारी आके पहुंच जाएंगे जिस हिस्से से वैसा दिख जाएगा। अब ऐसे तो इस कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है तो पीछे जो दीवार है इस पर जो लाइट टकरा रही है वो टकरा के किसी एंगल पर ऐसे निकल जा रही होंगी मेरे साइड से, मेरी आंख तक पहुंच नहीं पा रही इसलिए मुझे दिख नहीं रही है। अच्छा अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इनके आपको मुझे आंसर देने हैं, ठीक है? तो पहले सेट 1 ही खोल लेते हैं और साथ में एक प्रैक्टिस सेट और खोल लेते हैं, उसका नाम भी 1 ही है, प्रैक्टिस सेट 1, है ना? तो पहले इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो। बीम होता है एम प्रकाश, बंडल ऑफ रेज, तो रेज का जो बंडल होता है उसे हम बीम कहते हैं। इसने लिखा है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो आपने बिना टाइम खराब करे लिख दिया होगा कि सर हमेशा, इसमें सम टाइम, अंडर स्पेशल कंडीशन, ये सब फालतू चीजें हैं। अगर लाइट परावर्तित हो रही है, अगर परावर्तन हो रहा है तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसका आंसर होगा हमेशा ऑलवेज, ठीक है? अच्छा अब ये हो गया पहला। अब आते हैं ये दूसरा क्वेश्चन जो है, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 2 करो। क्वेश्चन के भाई नंबर जरूर लिखो, जो बच्चा खाली ए लिख रहा है इन सब पे आंसर काउंट नहीं किए जाएंगे, आपको साथ में ए के साथ में 1 के साथ में ए बी सी डी कुछ लिखना है। ब्रजेश, सौरभ, राजन क्वेश्चन नंबर 2 भी बताएंगे। इसने लिखा है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इजकल टू एंगल आर इज वैलिड फॉर, परावर्तन का नियम एंगल आई एंगल आर के बराबर है, ये किस मिरर के लिए वैलिड है? तो मेरे पास कुछ आंसर आ रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों का मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल साफ साफ गलत, कुछ का ठीक आंसर दे रहा है। देखिए क्या, देखो जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं ए, उनका सबका गलत है। अभी आपने से ठीक मुश्किल से 50 सेकंड पहले कहा कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है हमेशा। बेटा हमेशा का मतलब तो हमेशा होता है, किसी भी प्रकार का मिरर हो, किसी भी प्रकार का दर्पण हो, अगर लाइट किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगी, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा ही होगा। ये बात सब मिरर के लिए वैलिड है। अब होता क्या है कि जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ाने की तो बच्चों को थोड़ा आसानी से बताने के लिए शुरुआत हम करते हैं प्लेन मिरर से, तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि एंगल आई इजकल टू एंगल आर केवल प्लेन मिरर के लिए है। भाई 10th क्लास में जब आपने प्लेन मिरर के बाद कनकेव, कॉन्वेक्स, अवतल, उत्तल दर्पण पढ़े थे, तभी तो टीचर ने उनसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो रिफ्लेक्शन के नियम एंगल आई एंगल आर के बराबर इसे कोई अप्लाई किया था? मैं एक आपको बता भी देता हूं कि वहां पर भी कैसे काम करता है ये। देखो अभी जब मैं आपको कनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ाऊंगा डिटेल में तो वहां पे और अच्छे से पढ़ेंगे हम। अभी मैं एक हल्का से एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको। देखो ये बेटा मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ये जो कनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं ना, प्लेन नहीं होते, कर्व मिरर होते हैं, ये कर्व शेप में। तो मेरे पास में कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, ठीक। जो मिरर का मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, इसे हम कहते हैं पोल, ध्रुव। अब मान लो बेटा इस मिरर के ऊपर प्रकाश की किरण आके टकराई। अब जैसे प्रकाश की किरण इस कनकेव मिरर पे यहां पर टकराई, तो टकराने के बाद ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, कैसे परावर्तित होगी, वो बिल्कुल परावर्तन के नियमों को फॉलो करते हुए ही परावर्तित होगी। कैसे, समझो। देखो अगर मेरे पास में प्लेन मिरर हो और उसके ऊपर प्रकाश की किरण आके टकरा जाए, तो जिस पॉइंट पर आकर प्रकाश की किरण टकराएगी, आपको पता है कि वहां पर हम एक नॉर्मल खींचेंगे, अभिलंब। तो नॉर्मल क्या करता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो अगर बिल्कुल प्लेन मिरर है तो वहां पर तो आप नॉर्मल आराम से खींच लोगे कि सर ये नॉर्मल ये रहा, ये साफ साफ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहां पर लाइट जिस एंगल पर आई
उसी एंगल पे चली गई। यहां पे अपने आपने बड़े आराम से कर दिया। लेकिन बेटा अगर कर्व मिरर पे, जब किसी कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे प्रकाश की किरण आके टकराएगी, तो इस पॉइंट पे आप नॉर्मल अभिलंब कैसे खींचोगे, वो और ज्यादा आसान है। वो देखो और भी ज्यादा आसान है। देखो आपको, अगर आपने ज्योमेट्री यहां पढ़ रहे होंगे तो मैथ के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, जो भी आपके मैथ के अध्यापक होंगे, गुरुजी होंगे आपके, उन्होंने कहा होगा कि भाई हमारे पास मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल पर आप एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच लो। तो अगर आपने किसी सर्कल पर टेंजेंट खींच ली, तो सर्कल के सेंटर से, सर्कल के केंद्र से, अगर मैं यहां पे एक लाइन डाल दूं, तो सर्कल के सेंटर से, केंद्र से जैसे मैं कोई लाइन डालूंगा, सर्कल के सेंटर से जैसे मैं कोई लाइन डालूंगा इस पे, स्पर्श रेखा पे, टेंजेंट पे, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी कि सेंटर से डाली गई लाइन स्पर्श रेखा पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। बस मेरा काम हो गया, कनकेव मिरर है, ये कर्व शेप में, तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। तो मान लो इसका सेंटर यहां पे है, तो सेंटर से पास करने वाली लाइन बनाती है 90 डिग्री का एंगल, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे तो हम नॉर्मल कहते हैं। यानी कि आप क्या करो, यहां पर एक सेंटर से पास होने वाली लाइन को यहां मिला दो, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या करती है, जब यहां पे जाके मिलेगी तो नॉर्मल की तरह काम करेगी, अभिलंब की तरह काम। और मुझे पता है कि लाइट जिस एंगल पर आएगी नॉर्मल से उसी एंगल पर जाएगी। अगर लाइट 20 डिग्री पे आई है तो 20 पर ही जाएगी, तो बिल्कुल यहां पे जाकर टकराएगी। तो यहां पे जो बेटा लाइट आई ऐसे थी और टकरा के यहां पर गई ऐसे, ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन के नियम फॉलो करते हुए गई है कि लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर गई। यहां पर भी लाइट जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर गई। तो चाहे कर्व मिरर हो, वहां पर भी लाइट नॉर्मल के हिसाब से बिहेव करती है कि आते समय नॉर्मल से बनाए 18 डिग्री तो जाते समय भी 18, प्लेन में भी आते समय बनाए 20 डिग्री तो जाते समय भी 20 डिग्री। तो किसी भी प्रकार का मिरर हो, किसी प्रकार का दर्पण हो, तो मिरर कोई सा भी हो, दर्पण कोई सा भी हो, एंगल आई की जो वैल्यू होगी वो एंगल आर के क्या होगी, बराबर। तो जो बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि वो इस बात को समझ गए होंगे। ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, राजस्थान में भी आया हुआ है, ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में भी पूछा उसने कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ये बात किस दर्पण के लिए वैलिड है। बहुत सारे बच्चे समतल दर्पण पर टिक लगा के आगे प्लेन मिरर पे, जबकि उन्होंने पढ़ रखा है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है हमेशा। तो हमेशा का मतलब तो हमेशा होता है, तो कैसा भी मिरर हो सबके लिए वैलिड है ये, ठीक है। कपड़े सूखने वाली मशीन में कौन सा नियम काम करता है। बेटा लग रहा तूने ढंग से सर्कुलर मोशन जब पढ़ाया था, जब तूने पढ़ा नहीं है चंदन कुमार, ऐसे मत किया करो, क्लास सारी लेकर आया करो। एक सीजल करेक्ट करने में कितना टाइम लगता है बेटा, टाइम पास कर नहीं रहा हूं मैं क्लास में, जिस दिन करूंगा उस दिन बताऊंगा। चलो ओके ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो निहायत ही आसान है, ये करो। ये कह रहा है कि द एंगल बिटवीन खाली जगह एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। खाली जगह और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन का कोण कहते हैं। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि बेटा कहना चाह रहा है आई। तो उसके लिए आप क्या करो, डायग्राम बना के देख लो। जैसे आप डायग्राम बनाओगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि जो आई एंगल होता है किस किस के बीच में होता है। ये होता है नॉर्मल अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। तो जो आई एंगल है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है, तो आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, तो आंसर आएगा बी। तो फोर्थ का बी आ जाएगा, ठीक है। चौथे का आंसर आएगा बी ऑप्शन, ठीक। ये जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दीबाजी मत करना इसमें, 2-4 सेकंड ले लेना फालतू, ये क्वेश्चन करो।
हम्म जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं 60, उन सबका गलत है। यानी कि आपको बहुत बेसिक से आराम से बताने के बावजूद भी ये 60 वाले गलत कर रहे हैं, और 30 वालों को तो महागलत है। ये क्वेश्चन को समझ नहीं रहे वो क्या कह रहा है। बेटा इसका आंसर है 120। अगर आपने इसे 120 पर टिक लगाया तो आपका ठीक है, बाकी 30, 60, 90 वालों का महागलत। तो कितना हर शब्द उसने खुद कहा पेपर में, लेकिन तब भी आप कर नहीं पा रहे हो। यहां देखो, इसने आपसे क्या कहा, भाई आप पता नहीं क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, अपने मन से बस जो फील आता है उस ऑप्शन पर टिक लगा देते हो। ये कह रहा है कि एक आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर। बेटा इंसिडेंट रे कौन सी होती है? मैंने कहा था इंसिडेंट रे वो है जो मिरर पर जाके टकराए। ये इंसिडेंट रे है, ये आपका मिरर है। तो कह रहा है कि इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में एंगल 30 डिग्री का है। आपको ये नहीं पता चल रहा पढ़ के कि उसने साफ साफ कहा कि आपतित किरण। मैंने कहा था कि आपतित किरण वो है जो जाके टक्कर मारेगी, और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो मुझे एक चीज बताना, जहां पे लाइट आके टकराई वहां पे एक नॉर्मल खींच लो। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये कितना बनेगा? 60। तो अगर आई की वैल्यू 60 है तो आर की भी 60 ही होगी। तो 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120। क्योंकि उसने पूछा कि आपसे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कोण पूछा है। ये 120 नहीं बन रहा है ये। हम्म ठीक है, चलो अगले पे आते हैं हम। एक मैं चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन भाई ये वाला और कर दें। ये वाला, ये सॉरी ये नहीं, कहाँ चला गया ये। अगर आपने इसे ठीक कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चीजों को बढ़िया समझ गए। 8 करो। अभिमन्यु कुमार ने एक आंसर दिया है। ठीक है, देखो इसने कहा है कि प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है जो दर्पण की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखो बड़े ध्यान समझना। एक बेटा इसने कहा कि ये दर्पण है हमारे पास, समतल दर्पण, और कह रहा है कि समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण टकराई जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी जो प्रकाश की किरण आके टकराएगी वो तो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, और ये बेटा दर्पण की सतह से कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। तो इसने कहा है कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हो तो आपको बताना है कि इस किरण के लिए परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। जो बच्चे समझदार हैं वो गेम को समझ गए होंगे। भाई मुझे एक चीज बताओ, ये इंसिडेंट रे आपतित किरण अगर मिरर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इंसिडेंट रे मिरर से जो एंगल बनाती है वो आई नहीं हो तो ग्लांसिंग एंगल जी होता है। भाई अगर आप बेसिक पे जाओगे तो आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण है, ये नॉर्मल अभिलंब है, ये मिरर है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल अभिलंब से जो एंगल बनाती है होता है आई, लेकिन इंसिडेंट रे जो मिरर से एंगल बनाती है होता है जी। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो मिरर की सतह के साथ बना रही है 90 डिग्री का एंगल। यानी कि जो 90 डिग्री है, अगर इंसिडेंट रे आपतित किरण मिरर की सरफेस के साथ एंगल बनाए तो ग्लांसिंग एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर जी की वैल्यू 90 है तो आई की वैल्यू 0 होगी। हमने आपको पढ़ाया था कि एंगल आई और एंगल जी का सम होता है 90 डिग्री। अगर जी की वैल्यू 90 है तो आई की वैल्यू 0 होगी। अगर आई 0 है तो आर भी 0 ही होगा। यानी जो परावर्तन कोण है उसका मान कितना होगा? 0। और दूसरा, आई की वैल्यू 0, आर का मान 0 का मतलब यह है कि अगर इंसिडेंट रे कभी मिरर पर 90 डिग्री के एंगल पर टकराएगी ना तो टक्कर मारकर इसी पाथ पर लौट आएगी। तो जिनका 0 है उनका ठीक है, जो बच्चे 90 बोल रहे हैं उनका गलत। देखो 90 वालों को पता गलत क्यों है? इन बच्चों को क्या लगता है जैसे ही क्वेश्चन आए वो जो भी एंगल दे रखा हो वो उस एंगल को हमेशा आई ही मान लेते हैं। भाई आप ये समझो ना, आई है क्या? इंसिडेंट रे आपतित किरण और नॉर्मल अभिलंब के बीच का कोण होता है आई। लेकिन अगर इंसिडेंट रे मिरर के साथ में एंगल बनाए वो आई नहीं हो तो जी होता है। तो पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि प्रकाश की किरण दर्पण से बना रही है 30 डिग्री का कोण, तो जी है।
यहां पर कह रहा है कि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दर्पण की सतह से एंगल बनेगा तो जी है वो 90, तो आई की वैल्यू 0, तो आर भी 0 होगा। तो समझ रहे हैं बात को? चलो मैं ऐसे पूछता हूं आपसे मौखिक, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर प्रकाश की किरण इंसिडेंट रे, प्रकाश की किरण जो है, ए रे ऑफ लाइट जो है, प्रकाश की किरण अगर वो नॉर्मल अभिलंब के साथ में 12 डिग्री का एंगल बनाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अगर एक प्रकाश की किरण इंसिडेंट रे नॉर्मल अभिलंब के साथ में 12 डिग्री का एंगल बनाए तो परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर का मान क्या होगा? मोहम्मद, कुशल, संदीप, बौद्ध, प्रिंस, चौरसिया, विशाल, अंकित, राहुल, महक, अभिमन्यु, सिखावर, सुजीत, दिनेश, अमित, एएस, सत्यम कुमार, रंजीत, महेश, ये बच्चे हमें पिछले क्वेश्चन के सब ने आंसर दिए इन्होंने हमें। इसका आंसर जो बच्चे कह रहे हैं 12 उनका ठीक है, बाकी जो 6, 24 लिख रहे हैं सबका गलत। बेटा मैंने क्या कहा था कि अगर प्रकाश की किरण अगर नॉर्मल अभिलंब के साथ में एंगल बना रही है 12 डिग्री का, बेटा अभिलंब के साथ में जो एंगल बनता है वो तो आई होता है, यानी आई की वैल्यू 12 डिग्री है, तो फिर परावर्तन कोण आर की वैल्यू भी कितनी होगी? 12 ही होगी, तो यहां पे 12 डिग्री आएगा। यानी यहां पे आप इस क्वेश्चन से अपने दिमाग की शक्ति के बारे में समझ सकते हैं। मतलब हम लोगों को 10वीं क्लास की शुरू की 3 बात में हमारा गणित इतना कमजोर है, हम इतनी बात को याद नहीं कर पा रहे, समझ पा रहे कि अगर सर ने कहा कि प्रकाश की किरण इंसिडेंट रे मिरर से एंगल बनाए दर्पण से तो जी है, और प्रकाश की जो किरण है वो नॉर्मल अभिलंब से एंगल बनाए तो आई है, हम इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्या करेंगे बताओ हम? और हम सरकारी नौकरी की बड़ी इच्छा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि केवल हर समय भगवान के सामने गिड़गिड़ाने से कि नौकरी लग जाए, इतने सोमवार व्रत रख लूंगा, उसे नौकरी मिलनी चाहिए कि जो वास्तव में डिजर्विंग है उसे मिलना चाहिए। अगर हम सेल्फिश ना हो तो आपको खुद लगना चाहिए कि मैं इतनी बात नहीं याद कर पा रहा हूं, इतनी बात नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैं क्यों इच्छा कर रहा हूं? एक और बताओ, अब तुम्हारा सम्मान इज्जत वाला क्वेश्चन है, इज्जत बचाने वाला। अगर इस बार ये गलत हो गया तो समझो कि सम्मान की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो सम्मान बचाने का जितने आपने पाप किए अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन में, वो सारे के सारे धुल जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर देने पे। अगर मैंने आपसे कहा कि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 16 डिग्री का एंगल बनाती है, तो प्रकाश की किरण अगर दर्पण की सतह से 16 डिग्री का एंगल बनाती है तो बताओ ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण कितना होगा? प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 16 डिग्री का एंगल बनाती है, जितने बच्चों ने लिखा 16 उनका ठीक है। मैं एक चीज बताऊं, मैंने क्या कहा कि प्रकाश की एक किरण दर्पण की सतह से 16 डिग्री का एंगल बनाती है। बेटा दर्पण की सतह से जो एंगल बनता है वही तो ग्लांसिंग एंगल होता है, तो 16 आंसर आएगा। कुछ बच्चे 74 लिख दे रहे हैं, कोई 71 लिख दे रहा है। ये आदित्य कुमार पांडे बार बार 74 लिख दे रहा है, महक कुमारी 74 लिख रही है, ब्रजेश राजपूत 74 लिख रहे हैं, प्रिंस कुशवाहा 74 लिख दे रहा है। एक चीज बताओ, मैंने कहा कि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 16 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दर्पण की सतह से बनने वाला एंगल ही तो ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण है, तो 16 डिग्री आंसर होगा। अगर मैं आपसे कहता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण कितना, यानी कि आई कितना है, तो अगर दर्पण की सतह से 16 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जी की वैल्यू होगी 16, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 90 में 16 गएगा तो 74 आता फिर आपका आंसर। भाई साहब पहली क्लास है ऐसी,
जो बिल्कुल प्योर ऐसे होते हैं ना बच्चे जो केवल एमटीएस का एक सिंपल बैच होता है, या बिल्कुल ही बैच जो होते हैं बिल्कुल ही ऐसे कॉन्स्टेबल टाइप का होता है, वो बच्चे भी इतना गलत नहीं करते। 11 साल के इतिहास में पहला ऐसा बैच है जिसने इन क्वेश्चन का आंसर इतना गलत दिया है। सोचो तुम, कितने शर्मिंदगी की बात है ये कि टीचर को 11 साल अपने रिवाइज हो गए दिमाग के सामने कि तुम, और मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया था कि आपका ठीक हो जाए सम्मान बचने के लिए। अरे वाह, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैं क्या करूंगा, ये मैं एक ले रहा हूं प्लेन स्मूथ सरफेस, चिकनी, चिकनी चमेली नहीं है, चिकनी सरफेस है, चिकनी सतह है। तो चिकनी सतह ले रहा हूं, चिकनी समतल सतह, यानी कि एक प्लेन मिरर ले रहा हूं। तो समतल दर्पण जो होते हैं वो मिरर की पे वो पॉलिशिंग कर देने से हो जाते चिकने। ये हो गया हमारे पास में एक समतल दर्पण। ये मेरे पास में क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, चिकनी सतह, चिकनी समतल सतह, स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह, जैसे कि एक समतल दर्पण, जैसे कि समतल दर्पण। एक बेटा मैं इधर ले रहा हूं उबड़ खाबड़ सरफेस, जैसे कि सड़क, रफ सरफेस, खुदरी सतह, लाइक ए रोड, सड़क। ठीक है। अब मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास में कोई स्मूथ समतल सरफेस हो, उस पर प्रकाशीय किरणें टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, उबड़ खाबड़ पर रिफ्लेक्ट होंगी, तो दोनों में रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है। ठीक है। अब देखो, अब यहां देखना बेटा ध्यान से। एक बच्चा कह रहा है सर आप डिमोटिवेट, मैं डिमोटिवेट हो गया हूं सच में। आपके जो अभी आपने जो रिसेंट परफॉर्मेंस दी है, मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा है, सेल्फ डाउट। मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे लग रहा है 2-4 रील मुझे देखनी पड़ेंगी मोटिवेशन के लिए। यहां देखो बेटा, एक स्मूथ सरफेस से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो और उबड़ खाबड़ पर रिफ्लेक्ट हो, इन दोनों में देखो क्या फर्क है। मान लो कि मैंने एक स्मूथ चिकनी सतह ली और इस पर प्रकाश की पैरेलल रे आके टकराई, और ऐसे में उबड़ खाबड़ सरफेस ले रहा हूं, इसमें भी प्रकाश की किरणें आके टकराएं। अब दोनों सरफेस पे जब प्रकाश की किरणें आके टकराएंगी और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट परावर्तित होंगी, दोनों जगह आप फर्क समझने की कोशिश करना, क्या फर्क होगा, क्या समानताएं होंगी, वो सब चीज देखना। देखो जिस पॉइंट पे आके प्रकाश की किरण टकराए वहां पे हम नॉर्मल अभिलंब खींचते हैं, ये तो सबको पता है। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है, वो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो यहां पे आपने एक लाइन खींच दी, ये लाइन आपको दिख रहा है साफ साफ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है। अरे ये भी नॉर्मल बन गया। ठीक है। अब मुझे पता है कि जिस पॉइंट पर आके लाइट टकराई, मैंने यहाँ पे नॉर्मल खींच लिया, यहां पर भी यहां पर भी, तो लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उसी पे जाएगी। अगर आने वाली रे इस तरफ है तो जाने वाली उस तरफ होती है, तो अगर आने वाली रे इस तरफ है, जाने वाली इस तरफ, अगर लाइट आई जिस एंगल पर उसी एंगल पर जाएगी। ऐसे यहां पर भी लाइट जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर जाएगी, आने वाली इस तरफ है, जाने वाली होगी उस तरफ। तो मैंने क्या देखा, मैंने यहां पे बेटा एक चीज बड़े ध्यान से देखो, मैंने देखा कि अगर प्रकाश की पैरेलल रे समानांतर किरणें मिरर पर टकराएं, तो टकराने के बाद वो जब अगर स्मूथ चिकनी सतह है, अगर प्रकाश की पैरेलल रे आएंगी, अगर बिल्कुल स्मूथ चिकनी सतह होंगी तो टकराने के बाद भी वो पैरेलल ही रहेंगी। यानी कि अगर मेरे पास में एक स्मूथ बिल्कुल चिकनी सतह है, समतल चिकनी सतह दर्पण की जैसी, अगर उसके ऊपर किरणें समानांतर आई, टक्कर मारने के बाद भी समानांतर पैरेलल। अगर लेकिन रफ सरफेस हो, अब देखो यहां पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, यहां पे लाइट टकराई इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे। अब जहां पे लाइट टकराएगी वहां मुझे नॉर्मल खींचना है। नॉर्मल कितना एंगल बनाता है सरफेस से, 90 डिग्री का। तो जब ऊबड़ खाबड़ सरफेस हो ना, वहां पे काम किया करो, जहां पे लाइट आके टकराए ना, वहां पे एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल प्लेन मान लो, छोटा सा हिस्सा बिल्कुल प्लेन। ठीक है, बस हमारा काम हो गया। जिस पॉइंट पर आके लाइट टकरा रही है वहां पे मुझे नॉर्मल खींचना है। तो यहां पे देखना है लाइन को बड़े ध्यान से, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल तो बना रही है, लगभग 90 डिग्री का एंगल से बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा,
ये लाइन भी कितना डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का। अब आप क्या करो, लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी पर जाएगी। अगर आने वाली रे इधर है तो जाने वाली इस तरफ होगी, तो लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी, तो आते समय जितना एंगल होगा जाते समय उतना ही होगा। ऐसे भी यहां लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी पर जाएगी, आने वाली इस तरफ है तो जाने वाली उस तरफ होगी। जिस एंगल पर आई उसी पे गई। सॉरी। तो मैंने यहां पे क्या देखा कि अगर रफ सरफेस हो तो रेज आई तो पैरेलल है, पर वो टकराने के बाद पैरेलल नहीं है। एक इधर को भाग गई, एक इधर को भाग गई। तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन है कि जहां पे किरणें समानांतर आए लेकिन टकराने के बाद समानांतर ना रहे, इधर उधर भाग जाए, इसे हम कहते हैं इरेगुलर अनियमित परावर्तन। इरेगुलर अनियमित, लेकिन यहां पर रे आए, टकराने से पहले भी पैरेलल है, टकराने के बाद भी पैरेलल है, इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एक बार उसने पेपर में पूछ रखा है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसे बेटा हम स्पेकुलर भी कहते हैं कि रेगुलर, ये जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है ये किस सतह पे होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बिल्कुल स्मूथ चिकनी सतह से। तो नियमित परावर्तन होता है नियमित सतह से, सॉरी नियमित परावर्तन होता है चिकनी सतह से। लेकिन रे आई पैरेलल, टकराने के बाद में कोई किधर भाग गई कोई किधर भाग गई, ये इरेगुलर है। ये हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। तो आते समय जो रेज थी वो पैरेलल थी, लेकिन जाते समय पैरेलल नहीं है, ये रेगुलर है। सॉरी, आते हुए पैरेलल, जाते हुए पैरेलल, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। आते समय पैरेलल है पर टकराने के बाद पैरेलल नहीं है, तो इरेगुलर कहलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी लाइट जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल पर जा रही है। यहां भी लाइट जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल पर जा रही है। ये मत सोचना कि रफ सरफेस पे आई इक्वल टू आर फॉलो नहीं करता। आई इक्वल टू आर अलग अलग पॉइंट पर हर जगह यहां पर भी फॉलो करता है। बस यहां फर्क क्या पड़ता है कि भाई इस पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट पर नॉर्मल इधर को है, तो लाइट तो नॉर्मल के हिसाब से जाएगी कि अगर यहां 3 डिग्री पे आई तो इधर भी 3 डिग्री पे जाएगी, यहां 12 पे आई तो 12 पे जाएगी। हर पॉइंट पर आई इक्वल टू आर यहां पर भी फॉलो करता है। लेकिन यह स्मूथ में फायदा क्या होता है कि ये नॉर्मल है तो दूसरा नॉर्मल भी ठीक इसके पैरेलल ही बनेगा, अगला भी ठीक इसके पैरेलल बनेगा। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे किसी पॉइंट पे नॉर्मल इधर को, किसी पे इधर को, किसी पे इधर को, किसी पे इधर को, तो इस वजह से फर्क आ रहा है। तो बस आपको याद रखना है कि खुदरी सरफेस से रफ सरफेस से होने वाला जो रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर या डिफ्यूज्ड कहलाता है, यानी कि अनियमित। लेकिन जो चिकनी सतह से होता है उसे हम कहते हैं रेगुलर, जिसमें किरणें पैरेलल आएंगी, टकराने के बाद भी पैरेलल ही रहेंगी। जैसे इससे जुड़ा हुआ मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, मृत्युंजय सेनापति कह रहे हैं, मृत्युंजय सेनापति, आई एम एन एक्स सर्विस पर्सन, कैन आई कोऑपरेट। भाई समझ में नहीं आया कौन सी इंग्लिश लिखी है आपने, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आई एम एन एक्स सर्विस पर्सन, कैन आई कोऑपरेट। ये इसका मतलब क्या है भाई, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। तो इसे लिखा है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड। दर्पण की तरह चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेगुलर। इरेगुलर डिफ्यूज तो एक ही बात होता है, ये इसने फर्जी ऐसे कुछ लिख दिया ऑप्शन बनाने के लिए चौथा, तो आंसर बनेगा इसका रेगुलर। ठीक है, कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा, आज की क्लास को आप ध्यान से देखकर आना, ठीक है, और कल की क्लास यहीं से हम पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबसे आसान चैप्टर है पता है आपको पूरे फिजिक्स में, लाइट वाला चैप्टर, इसमें कुछ ना तामझाम होता ही नहीं है। तो सब पढ़ के आएंगे, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।